आज टाइम क्लास काइंडली से मी यस। आवाज़ क्लियर है स्टूडेंट्स को मेरी, प्लीज़। ओके ग्रेट। वालेकुम हारून, वालेकुम। मेरे ख्याल से अब हमने 6 मिनट वेट कर लिया है। सो आई गेस अब हमें क्लास स्टार्ट कर देनी चाहिए, और जैसे जैसे स्टूडेंट्स आएंगे वो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि और ज़्यादा वेट करना जो है वो हमारे लेक्चर जो है उसका टाइम को ख़राब करेगा। ठीक हो गया? सो आई गेस हम स्टार्ट करते हैं। तो हारून मेरे ख्याल से फ़िज़ा नहीं आई हुई है, तो जो चीज़ें मैं करूँगा बोलूँगा वो आप टाइप कर सकते हैं साथ स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, आपने साथ साथ इधर पेस्ट कर लेना है। चलें, ओके ओके, ज़बरदस्त। तो आज हमारा जो लेक्चर है काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है। पिछले लेक्चर की थोड़ी बहुत कंटिन्यूटी है। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा नॉन स्टेट एक्टर्स को देखा था और उन इश्यूज़ को देखा था, इंटरनेशनल इश्यूज़ जो सीरिया का और डोमेस्टिक में पाकिस्तान का। आज हमारा टॉपिक जो है, टॉपिक का पहले लिख लें ज़रा। टॉपिक है हमारा, दैट इज़ इंटरवेंशन। इंटरवेंशन, और इसका दूसरा नाम जो अक्सर आपके आपके बल्कि सिलेबस में भी यही लिखा हुआ है, दैट इज़ यूज़ ऑफ फोर्स। यूज़ ऑफ फोर्स। अब ओके, फिज़ा आ गई है। चलें ठीक है हारून, फिज़ा आ गई है। फिज़ा बस अभी हम, जी जी आप लेट हैं आज, 8 मिनट्स लेट है, लेकिन चलें कोई नहीं। हमने 6 मिनट्स वेट किया था स्टूडेंट्स का। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इंटरवेंशन, और इसका दूसरा नाम हम लिखते होते हैं, मतलब आपके सिलेबस में या कहीं और लिखा हो सकता है, यूज़ ऑफ फोर्स। सो टुडेज टॉपिक इज़ इंटरवेंशन और यूज़ ऑफ फोर्स। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आज भी हम इसी तरह ही पढ़ेंगे और आपको मेरी आगे क्लासेस में भी आइडिया होना चाहिए कि हमारा पढ़ने का तरीका ये होगा कि हम पहले चीज़ों को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, लीगैलिटी क्या होती है चीज़ों की उनको देखते हैं अपने टॉपिक्स में, और फिर वो सब करने के बाद फिर हम करंट इश्यूज पर अप्लाई करते हैं। ठीक है? सो आज का टॉपिक भी सिमिलरली इसी तरह ही होगा। पहले हम चीज़ों को समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, और उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। कोशिश करना है बिल्कुल। आई डोंट नो आपका कितना इंटरेस्ट होता है क्लास में, क्योंकि स्टूडेंट्स जब सामने बैठे होते हैं तो फेस से आप गेस कर रहे होते हैं कि क्लास की क्या पार्टिसिपेशन होती है या वगैरह। सो ऑनलाइन बैचेस के लिए तो ये मैं गेस नहीं कर सकता, बट यू हैव टू शो योर इंटरेस्ट इन अ सेंस कि आपने सही प्रॉपर चीज़ों को सुनना है। टॉपिक इंटरेस्टिंग इस तरह कि इसमें हम आज स्टेट्स के अटैक्स के बारे में पढ़ेंगे, कि जब एक स्टेट दूसरी स्टेट पे अटैक करती है तो यूएन चार्टर, ये लॉ, इंटरनेशनल लॉज के बारे में क्या कहता है। ठीक हो गया? उसके लिए एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि डेफिनेटली एक्सपीरियंस से मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब भी मैंने स्टूडेंट्स से इस चीज़ के बारे में पूछा तो उनकी बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस होती हैं। उन्होंने चीज़ों को सही तरह समझा नहीं होता, पढ़ा नहीं होता, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, तो इसलिए वो चीज़ों के बारे में सही तरह फीडबैक नहीं दे सकते। नंबर वन, ना मेरे सामने ना पेपर में, मेरे सामने मतलब क्लास में। सेकेंडली ये होता है कि उनके क्वेश्चंस भी बड़े उस तरह के नहीं होते जो होने चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता। सो लिहाजा आज तकरीबन ऑलमोस्ट 7 या 8 हेडिंग्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे, 7 to 8 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम समझेंगे पहले कि वो हैं क्या। फिर जब आप उन कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे, उसके बाद आप जो है कुछ क्वेश्चन भी सही कर सकेंगे और आप चीज़ों को सही जज भी कर सकेंगे। सो पहला काम हमारा ये होगा कि मैं हर कॉन्सेप्ट को वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। ठीक हो गया? सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट इंटरलिंक्ड हैं, तो पहले हम 7 to 8 कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। उनमें से एक कॉन्सेप्ट जरा थोड़ा ज्यादा समझाने के काबिल है, तो उसको पहले मैं समझा के आगे चला जाऊंगा, फिर आखिर में हम उस कॉन्सेप्ट को डिटेल पे समझेंगे। जब तमाम कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे, ठीक हो गया, जब आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जी इंटरनेशनल लॉ इस बारे में क्या कहता है, यूज ऑफ फोर्स के बारे में, उसके बाद फिर हम करंट इशू पे ऊपर अप्लाई करेंगे। सो हमारे आज के टॉपिक को समझने के लिए, क्योंकि हम किसी एक इशू पर अप्लाई करते हैं और वो ऑटोमेटिकली इतना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह कि आप बाकी सारे इश्यूज के ऊपर खुद जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज के टॉपिक के लिए हम ये समझ रहे हैं कि हमारा आज का टॉपिक ये है कि जब अमेरिका के ऊपर
9/11 के अटैक्स हुए, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है पूरे लेक्चर को समझने के लिए। जब अमेरिका के ऊपर 9/11 के अटैक्स हुए, 9/11 के अटैक्स के बाद अमेरिका का अमेरिका ने अफगानिस्तान में इंटरवीन किया, यूज ऑफ फोर्स किया, ये सबको सारा इशू पता है। ठीक है। सो हमारा आज का टॉपिक ये है कि वो इंटरवेंशन अमेरिकन लीगल थी या इलीगल थी। ठीक हो गया। सो मोस्टली क्लास में, क्योंकि मैंने जैसा हर क्लास में कहता हूँ कि मेरा बड़ा इंटरेक्शन वाला सेशन होता है, जिसमें मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन ज्यादा रखता हूँ क्लास में। तो उधर मैं क्लास में हमेशा तमाम स्टूडेंट्स उनकी राय जानता हूँ, उनका व्यू जानता हूँ, उनका ओपिनियन जानता हूँ कि वो क्या समझते हैं कि वो इंटरवेंशन लीगल थी या इलीगल। ठीक हो गया, एंड वाई। सो हम टाइम ज्यादा जाया नहीं करते, मुझे सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स का व्यू चाहिए कि वो सर वी कैन हैव इंटरेक्शन हेयर टू, यस फिजा, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन हो जाती है, समझने में बड़ा मसला हो जाता है। मतलब सबके माइक्स ऑन ऑन हो, हर कोई बोल रहा होता है, तो क्लास में स्मूथली आप लेक्चर डिलीवर नहीं कर सकते। सो इधर मुझे जल्दी से मैसेज पे कोई एक दो स्टूडेंट्स बताएंगे उनका ओपिनियन क्या, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए कि अमेरिकन इंटरवेंशन लीगल थी या इलीगल। ठीक है जी। सो लीगल थी जो स्टूडेंट बता रहे हैं, जैसा तुबा ने सबसे पहले आंसर किया, तो वाई साथ एक छोटा सा रीजन लिखेंगे, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए कि आप क्या समझते हैं कि क्यों लीगल थी या क्यों इलीगल थी। अच्छा, लॉ में एक चीज ध्यान में रखिएगा, लॉ में कुछ गलत ठीक नहीं होता। वट एवर यू हैव प्रूव्ड इज दैट इज राइट। ठीक है, वट एवर यू हैव प्रूव्ड। सो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जो चीज आपने साबित कर दिया बस दैट इज राइट। ठीक है। सो यू कैन टेक एनी ओपिनियन, लीगल और इलीगल, बिकॉज ऑफ सेल्फ डिफेंस। अच्छा, फरहान अहमद ने कहा सेल्फ डिफेंस पे लीगल थी। तूबा का मुझे आंसर नहीं मिला कि क्यों लीगल थी। रिटेलिएशन, फिजा का आंसर आ गया। ओके ग्रेट। यस आई, मुझे ये फीडबैक मिलेगा तो जरा मेरा इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें। इलीगल थी बिकॉज दैट इज अगेंस्ट लॉ, हसन का आंसर आ गया। तूबा कहती हैं काउंटर टेररिस्ट एंड टू रिमूव देम फ्रॉम स्टेट। ओके ग्रेट, ठीक हो गया जी। अच्छा, इट्स इजाज कहते हैं जी प्लेन्स टू अफगानिस्तान के नहीं थे। अच्छा ओके, लीगल बिकॉज इट वाज प्रीएम्प्टिव अटेम्प्ट। ठीक है, अब्बास का आंसर आ गया, प्रीएम्प्टिव अटेम्प्ट लीगल बिकॉज ऑफ ऑल सुपर पावर्स एंड कैन डू एनीथिंग। ओके ओके ओके, चलें ये नफ आंसर मुझे मिल के थोड़ा सा आप लोगों का व्यू पता लग गया। हारून का आंसर भी आ गया, बिकॉज अल कायदा वाज नॉट रिप्रेजेंटिंग स्टेट ऑफ अफगानिस्तान, माय पर्सनल ओपिनियन। ओके बच्चे ठीक है, चलें। अब ऐसे है कि अब आपके ओपिनियंस मैंने समझ लिए, एक काम सिर्फ आपने करना है। ये ओपिनियन पूछने क्यों जरूरी थे, ये सारे ओपिनियन आपने अपने माइंड में रखने हैं। तमाम स्टूडेंट्स ने पढ़ लिए होंगे कि किसने क्या दिया है। ठीक हो गया। ये ओपिनियन मैं इसलिए स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आपने अभी अपने ओपिनियन देख लिए हैं। ठीक हो गया। और अब हम क्लास के बाद आपके ओपिनियन देखेंगे कि क्लास के बाद क्या ओपिनियन होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, टॉपिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला है, समझने वाला है। कई ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको लगेगा कि यार ये सर क्या बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक हो गया। लेकिन बिलीव मी, इंशाल्लाह क्लास के आखिर में आप कहेंगे कि ठीक है जी सर सही कह रहे थे। सो थोड़ा सा आपने ठीक है उमर, मुझे आपका भी आंसर मिल गया। सो थोड़ा सा आपने मेरे साथ रहना है, थोड़ी सी चीजें, क्योंकि आप जो चीजें समझते हैं दरअसल ऐसा होता नहीं है। ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मतलब आप जो समझ रहे होते हैं कि यूज ऑफ फोर्स है क्या, दरअसल उसके बरक्स चीजें होती हैं। सो हम पहले समझ लेंगे कि होगा क्या इसमें। ठीक हो गया। तो थोड़ा थोड़ा चीजों को हम साथ लेके चलते हैं। सबसे पहले इंटरवेंशन की डेफिनेशन लिखते हैं। लिखवाने में थोड़ा मैं तेजी दिखाऊंगा ताकि हम लोग जल्दी में लिख लें, और जो स्टूडेंट्स रह जाते हैं वो मुझे रिपीट कर इसलिए ना कहा करें, क्योंकि फिजा माशाल्लाह उनकी टाइपिंग अच्छी है, तो वो लिख कर पेश कर देती होती है। ठीक हो गया। सो रिपीट का बेशक ना कहें, मेरा जैसी होगा मैं फिजा को बोलूंगा वो पेश कर देंगे, आप उधर से कॉपी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं जरा डेफिनेशन। ओपन हेम की डेफिनेशन है OPPENHEIM, ओपन हेम। ओके जीशान, बच्चे मैंने बताया है टॉपिक का नाम इंटरवेंशन, या फिर इसके साथ आप यूज ऑफ फोर्स लिखेंगे। ठीक हो गया जी। इंटरवेंशन या साथ स्लैश डाल के लिख लें यूज ऑफ फोर्स। अच्छा जी, ओपन हम क्या कहते हैं जरा लिखिएगा। इंटरवेंशन इज, डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें। इंटरवेंशन इज डिक्टेटोरियल इंटरफेरेंस, डिक्टेटोरियल इंटरफेरेंस by a state in the affairs of another state, in the affairs of another state, for the purpose of, for the purpose of
maintaining, for the purpose of maintaining or altering, alter word से word है altering the actual condition of things, the actual condition of things. अच्छा जी, अब लिखिए पहली चीज, पहली हेडिंग दें, प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन यूएन चार्टर। प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन यूएन चार्टर। पहले लिखिए आर्टिकल 2(4). 2(4) मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि कैसे लिखते हैं। आर्टिकल 2(4) एंड सेकंड इज 2(7) of UN Charter. Article 2(4) and 2(7) of UN Charter. सबसे पहले लिखिए जी आर्टिकल 2(4). States are not allowed. States are not allowed to intervene. States are not allowed to intervene in the affairs of another state. In the affairs of another states. Second लिखिए आर्टिकल 2(7). UN is not allowed to intervene. UN is not allowed to intervene in the domestic affairs. In the domestic affairs of any state. In the domestic affairs of any state. अच्छा, अब जरा देखिएगा आर्टिकल 2(4) और 2(7) दो ऐसे प्रिंसिपल्स हैं यूएन चार्टर में जो नॉन इंटरवेंशन की बात करते हैं। ठीक हो गया। आर्टिकल 2(4) देखें स्टेट्स को मना कर रहा है इंटरवीन करने से। आर्टिकल 2(7) यूएन को मना कर रहा है एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर जनरल असेंबली। ठीक है जी, दैट इट कैन नॉट पास एनी रेजोल्यूशन व्हिच इज डोमेस्टिक मैटर ऑफ एनी स्टेट। सो आर्टिकल 2(4) एंड 2(7) में फर्क ये है कि 2(4) स्टेट्स के लिए है एंड 2(7) यूएन के लिए है। अब आते हैं थोड़ा सा आर्टिकल 2(4) को, क्योंकि 2(7) हमारे इधर रेलिवेंट नहीं है ज्यादा, तो हम आ रहे हैं आर्टिकल 2(5) पे, क्योंकि हमने स्टेट्स इंटरवेंशन पढ़े हैं। आर्टिकल 2(4) जो है ये ऐसा आर्टिकल है कि मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ तो इसकी एक्चुअल, ये तो मैंने आपको स्टूडेंट वर्जन लिखा है, आप अगर ऐसे भी लिख देंगे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन इसके साथ दो चीजें ऐड करनी होगी जो अभी एक्सप्लेन करूंगा। जब इसके अलावा मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आर्टिकल 2(4) एक ऐसा आर्टिकल है जो मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि वो बिल्कुल ऐसे याद कर लें जैसे उनको अपना नाम याद है, क्योंकि आर्टिकल 2(4) आपको करंट अफेयर्स में भी काम आएगा, आपको ऐसे आपको इवन इंटरव्यू में भी काम आएगा। सो आर्टिकल 2(4) और दो तीन और ऐसे आगे आगे आर्टिकल्स आएंगे जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको हर जगह हेल्पफुल होंगे। उनको प्रॉपर आप लिख लें, सिर्फ इंटरनेशनल लॉ नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट में, करंट इश्यूज में भी जहाँ पे आएंगे। सो आर्टिकल 2(4) की एक्चुअल लैंग्वेज अगर याद कर सकते हैं, वेल एंड गुड, जो कि बहुत आसान है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप आराम से गूगल पे एंटर करेंगे या अपनी बुक के एंड में यूएन चार्टर पे जाएंगे, उधर मिल जाएगा। सिर्फ इसको समझ लें आर्टिकल 2(4) है क्या। आर्टिकल 2(4) कह रहा है, एक्चुअली कैसे कह रहा है, जो इसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज है कि ऑल स्टेट्स शैल रिफ्रेन फ्रॉम यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड द पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी स्टेट। अब सिंपल सी बात कर रहा है, देखें, ऑल स्टेट्स शैल रिफ्रेन, तमाम स्टेट्स बाज रहे हैं यूज ऑफ फोर्स से अगेंस्ट दो चीजों के, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड द पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी स्टेट। सो आर्टिकल 2(4) में आपने जब यहाँ पे लिखेंगे, मतलब अगर आप एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे स्टेट्स आर नॉट अलाउड टू इंटरवीन इन द अफेयर्स ऑफ अदर स्टेट्स, तो आप दो एस्पेक्ट्स लाजमी डिस्कस करेंगे आर्टिकल 2(4) में। पहला लिखिएगा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सेकंड लिखिएगा पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। इन दोनों एस्पेक्ट्स का जिक्र करना आर्टिकल 2(4) के साथ बड़ा जरूरी है। अब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी क्या होता है, इसको जरा समझते हैं कि फॉर एग्जांपल एक स्टेट दूसरी स्टेट की हदूद में बगैर पूछे आ गई। जब वो बगैर पूछे आ गई तो उसने इंटरवीन किया, उसने आर्टिकल 2(4) की वॉल्यूशन की, और कौन से एस्पेक्ट की, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की। फॉर एग्जांपल अमेरिकन जो रेड हुई थी और जिसमें उन्होंने उसामा का जो ऑपरेशन हुआ था एबटाबाद में, जो उसको उधर से एबटाबाद से अरेस्ट किया था, तो वो
अगर हम ये समझेंगे पाकिस्तान से पूछे बगैर आई थी, तो उसने आर्टिकल 2(4) की वॉल्यूशन की थी, और किस एस्पेक्ट की? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अब पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस क्या चीज होती है? पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ये होता है कि स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसको आप कॉन्स्पायरेसी करके ओवरटर्न कर दें। ओवरटर्न करने से मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लें, जिस तरह टर्की में मिलिट्री coup हुआ था, और उसका हमें पता है पीछे वो जो सारा इशू आपको पता होगा गोलन का, और तो कॉन्स्पायरेसी थी कि अमेरिका का मामला थे और सारा कुछ। तो अगर वो तैयब उर्दगान की गवर्नमेंट ओवरटर्न हो जाती, तो हम कहते कि अगर साबित हो जाता, तो हम कहते जी अमेरिका ने आर्टिकल 2(4) की वॉल्यूशन की है और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। इसी तरह अफगानिस्तान में जब अमेरिका ने अटैक किया, तो उसने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की भी वॉल्यूशन की और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की भी, कि गवर्नमेंट तालिबान की हटा के उधर अपनी गवर्नमेंट बैठाती, पपेट गवर्नमेंट। सिमिलरली मोदी बंगाल गया था, और बंगाल में वो स्पीच कर रहा था, तो स्पीच के दौरान उसने कहा कि बंगाल जो है वो हिंदुस्तान की मदद से बना, क्योंकि उस टाइम पे मुक्ति बानी को हिंदुस्तान ने सपोर्ट किया था। मीनिंग देयर बाय कि उसने इस चीज को एडमिट कर लिया कि उस वक्त में पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी बंगाल में, उस गवर्नमेंट को जो ओवरटर्न किया वो इंडिया ने किया था। ठीक हो गया? सो उसने इस चीज का एडमिशन किया, कन्फेशन किया कि उसने आर्टिकल 2(4) की वॉल्यूशन किया। सो होप नाउ आई एम क्लियर व्हाट इज आर्टिकल 2(4)। नंबर वन, कि वो स्टेट्स को रोक रहा है, एंड आर्टिकल 2(7) वो यूनाइटेड नेशंस को डोमेस्टिक अफेयर्स में रोक, मामलात में इंटरवीन करने से रोक रहा है। फिर आर्टिकल 2(4) के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, and the second one is political independence. Territorial integrity we have explained, and similarly political independence. So hope there is no question. हम जल्दी से आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज, मतलब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज आर्म्ड अटैक। आर्म्ड अटैक। अच्छा, अब ये आर्म्ड अटैक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि ये मैं बताता चलूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जब हम सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे, तो फिर मैं आर्म्ड अटैक पे वापस दोबारा आऊंगा डिटेल में। सो अभी हम टेंटेटिवली समझ के जाएंगे थोड़ा सा कि व्हाट इज आर्म्ड अटैक, डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि जब मैं बाकी कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा, तो फिर आपको दोबारा आर्म्ड अटैक पढ़ाना क्लियर हो जाएगा। लेकिन जरा आर्म्ड अटैक में मैं दो डेफिनेशन अभी आपको लिखवाने लगा हूं, लेकिन ये चीज नोट करने के काबिल है, और आप पेपर में भी मेंशन करेंगे कि ये डेफिनेशंस आर्म्ड अटैक की नहीं है, लेकिन हम इन डेफिनेशन से इन्फर कर सकते हैं कि व्हाट इज आर्म्ड अटैक इन इंटरनेशनल लॉ। सबसे पहले लिखिएगा, मिस्टर वेबस्टर की एक डेफिनेशन है, WEBSTR, मिस्टर वेबस्टर। क्या कहता है जी मिस्टर वेबस्टर? लिखिएगा, अ मिनिमम कंडीशंस, अ मिनिमम कंडीशन फॉर यूज ऑफ फोर्स इन सेल्फ डिफेंस is an instant necessity, is an instant necessity for self defense, an instant necessity for self defense, leaving no choice of means, leaving no choice of means, and no moment for deliberations, leaving no choice of means and no moment for deliberations। इसको जरा काइंडली अंडरलाइन कर लीजिए, लीविंग नो चॉइस ऑफ मीन्स, और दूसरा अंडरलाइन कर लें, नो मोमेंट फॉर डेलिब्रेशंस। इन दोनों को अंडरलाइन कर लीजिएगा अलग अलग। नेक्स्ट लिखिएगा एक और डेफिनेशन। एक केस है, केस का टाइटल लिख लें, केस का टाइटल लिख लें। अच्छा, ये जो वेबस्टर की डेफिनेशन है, ये इसका भी टाइटल आगे लिख लें ब्रैकेट में, कैरोलाइन केस, COROLINE, कैरोलाइन केस में उसने ये डेफिनेशन दी थी। ठीक हो गया? अब एक और केस था जो ICJ ने डिसाइड किया था, केस का रेफरेंस लिख लें, कर्फ्यू चैनल केस, CORFU, कर्फ्यू चैनल, CHANEL, चैनल केस, कर्फ्यू चैनल केस। इसमें ICJ ने ये जब कर्फ्यू चैनल केस डिसाइड किया था, तो उसमें उसने इस डेफिनेशन को थोड़ा वेबस्टर की डेफिनेशन पे रिलाई करके केस को डिसाइड किया,
और वेबस्टर की डेफिनेशन को थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया। और क्या कहा जरा वो लिखिएगा। लिखिएगा आईसीजे हेल्ड दैट, हेल्ड HELD, कोर्ट्स के लिए कभी भी सेड वर्ड यूज नहीं करते, हेल्ड HELD कहते हैं। आईसीजे हेल्ड दैट वैलिड यूज ऑफ फोर्स in terms of self defense, in terms of self defense is that there is need to be immediate, proportionate, immediate, proportionate, and necessary attack. Immediate, proportionate, and necessary attack. अच्छा जी, ये फिजा पेश करने काइंडली। अब जरा समझते हैं आर्म्ड अटैक है क्या। अभी हम थोड़ा सा, मैं रिपीट करता जाऊं कि हम आर्म्ड अटैक को टेंटेटिवली समझेंगे ताकि जब हम आगे प्रॉपर जाएं तो फिर पता लगे आर्म्ड अटैक है क्या। ठीक हो गया। फिजा ये पेश कर दीजिएगा दोनों डेफिनेशंस। अच्छा, अब जरा मुझे ये क्वेश्चन का आंसर आपने करना है कि लेट्स से अगर दो स्टेट्स हैं, दो इलिस्ट्रेशंस मैं बताने लगा हूं, इनमें से मुझे आप लोग बताएंगे कि इनमें से कौन सा आर्म्ड अटैक है। ठीक हो गया। थोड़ा आपका व्यू देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि दो नेबरिंग स्टेट्स हैं जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इस तरह दो स्टेट्स हैं ए एंड बी। ठीक है। ए पीसफुली अपने बॉर्डर पे बैठी हुई थी, कोई उसने इस तरह की रॉन्ग हरकत ना की, मतलब जिसको हम कहते हैं एग्रेशन वाली। लेकिन बी ने क्या किया कि अपने बॉर्डर से फायरिंग करके ए की कुछ फौजी मार दिए। ए को गुस्सा आया और उसने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की और बी के भी फौजी मार दिए बॉर्डर पे, और बॉर्डर पे ये चल गया क्रॉस वाइज दोनों स्टेट्स के बीच में। दिस इज फर्स्ट इलिस्ट्रेशन। सेकंड इलिस्ट्रेशन, इसी तरह दो स्टेट्स हैं इंडिया पाकिस्तान, और तीसरी है लेट्स से चाइना, ए बी एंड सी स्टेट। ए और बी का आपस में ये झड़प चल रही थी जिसमें वो फायरिंग कर रहे थे और एक दूसरे के उन्हें काफी फौजी मारे, जिसके रिजल्ट में क्या हुआ कि इस क्रॉस फायर के दौरान कुछ सी स्टेट्स के भी फौजी मार दिए जो कि इस डिस्प्यूट का हिस्सा ही नहीं थी। सी स्टेट एक स्ट्रॉन्ग स्टेट थी, चाइना की तरह बड़ी स्टेट थी, उसको गुस्सा आया, उसने उस ए और बी के उस एरिया के ऊपर अटैक किया और ए बी के वहां पे फौजियों को मार के उस एरिया को कब्जे में कर लिया। अब मुझे ये बताएं कि दोनों इलिस्ट्रेशंस, ए जो पहली स्टेशन है और जो दूसरी इलिस्ट्रेशन है, दोनों में से आपके मुताबिक कौन सी आर्म्ड अटैक की डेफिनेशन में फॉल करेगी, फर्स्ट और सेकंड। यस, फर्स्ट और सेकंड, आप क्या समझते हैं कौन सा आर्म्ड अटैक है? कोई आइडिया? सेकंड वन। ठीक है जी, सेकंड वन ओके, फर्स्ट वन ठीक है। अच्छा चलें, ठीक है जी। दोनों ही जो है, दोनों ही आर्म्ड अटैक की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए मजीद आंसर ना टाइप करें। अब आ जाते हैं एक और एग्जांपल, एक और इलिस्ट्रेशन डेवलप करते हैं। मिसाल के तौर पे अमेरिका जो है, इंडिया जो है, वो आके पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं, पाकिस्तान के सेंसिटिव एरिया पे खुदा न खास्ता बॉम्बिंग कर देता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से GHQ पे खुदा न खास्ता, ये कोई ऐसी जगह पे सेंसिटिव एरिया पे लेट्स से बॉम्बिंग करता है। एक जहाज आया इंडिया का, उसने हमारे सॉवरेनिटी को वॉलेट करते हुए अंदर आया और आके पाकिस्तान के सेंसिटिव एरिया पे बॉम्बिंग की खुदा न खास्ता, और बॉम्बिंग करके वो चला गया। अब ये जो इंडिया का एक्ट था कि आना और हमारे सेंसिटिव एरिया पे बॉम्बिंग करना, दिस इज आपके अकॉर्डिंग होगा आर्म्ड अटैक, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि दिस इज ऑल्सो नॉट एन आर्म्ड अटैक। ठीक है जी। काफी लोग इस पे कह रहे होंगे कि ये सर क्या बात कर रहे हैं। सो अब हम इस एग्जाम्पल को जहन में रखेंगे कि इंडिया का जहाज आया जो मैंने एग्जाम्पल दी, और इसको भी मैं आर्म्ड अटैक नहीं कह रहा। ठीक हो गया। अब इसको तो हम बाद में एड्रेस करेंगे, थोड़ा सा आर्म्ड अटैक का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि आर्म्ड अटैक है क्या। ठीक है, थोड़ा सा टेंटेटिव सी असेसमेंट करेंगे, बाद में डिटेल में जाएंगे, क्योंकि जिस स्टूडेंट को आर्म्ड अटैक समझ आ गया उस स्टूडेंट ने हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, क्योंकि असल टेक्निकल चीज यही है कि पहले अटैक को जज करना जरूरी है कि ये अटैक जो हुआ है ये आर्म्ड अटैक हुआ है या नहीं हुआ।
सो इट्स अटैक को जज करना। मेरे पास एक लाइन है, मैं वो लाइन बोलूँ, आपको समझ आ जाए शायद कुछ ना कुछ कि आर्म्ड अटैक है क्या, लेकिन फायदा कोई नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट उस लाइन को नहीं बोल रहा। वो लाइन मैं इंशाल्लाह आखिर में जब कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा तो आपको बोल दूंगा। अब पहले आते हैं वेबस्टर की डेफिनेशन पे। वेबस्टर कहता है कि किस चीज को आर्म्ड अटैक कहते हैं। लेट्स से एक स्टेट ए है और वो स्टेट ए जो है, ये मैंने चैट बॉक्स में जरा ऐसे बना दिया, देखिएगा जरा चैट बॉक्स में। एक स्टेट ए है, वो स्टेट बी पर अटैक करती है, ठीक है, चैट बॉक्स में देखिएगा। अब ये जो स्टेट ए ने बी के ऊपर अटैक किया, तो कैसे पता लगेगा कि ए का ये अटैक आर्म्ड अटैक है कि नहीं। वेबस्टर की डेफिनेशन कहती है दो बातें। नंबर वन, लीविंग नो चॉइस ऑफ मीन्स, एंड सेकंड, नो मोमेंट फॉर डेलिब्रेशन। मतलब ये हुआ कि ए का अटैक इस नोयत का था, ये जरा डेफिनेशन को टेंटेटिवली समझ लें। वेबस्टर के अकॉर्डिंग ये ए का अटैक इस नोयत का था कि बी के पास दो बातें, दो पॉइंट्स है, लिविंग नो चॉइस ऑफ मींस एंड नो मोमेंट फॉर डेलिब्रेशन। नो चॉइस ऑफ मींस से मतलब अगर लिटरली देखें तो वो कह रहा है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं रहा, एंड नो मोमेंट फॉर डेलिब्रेशन, और बातचीत का रास्ते बंद हो। लेकिन इसको अगर हम इसको इसको एनालिसिस करें तो दरअसल वो ये कहना चाह रहा है कि नो चॉइस ऑफ मींस एंड नो मोमेंट फॉर डेलिब्रेशन का मतलब ये है कि नो मोमेंट फॉर डेलिब्रेशन से मतलब ये कि पीसफुली वो उस मामले को रिजॉल्व नहीं कर सकता था। जो ए ने एग्रेशन किया, एग्रेशन वर्ड यूज करते हैं इंटरनेशनल में अटैक के लिए। सो ए ने जो एग्रेशन किया, वो एग्रेशन इस नोयत का था कि बी के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं रहा कि वो बातचीत से, ये बातचीत से मतलब है कि पीसफुली उस मामले को रिजॉल्व कर सके। और पीसफुली वो मेंशन हुआ है आर्टिकल 33 चैप्टर 6 ऑफ यूएन चार्टर में। वो मेथड्स हैं सारे जो हम पढ़ेंगे भी। सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट एक टॉपिक है। तो वो पीसफुली इसको रिजॉल्व नहीं कर सकता। एंड नो मोमेंट फॉर डेलिब्रेशन से पहले है नो चॉइस ऑफ मीन्स, मतलब उसके पास कोई और रास्ता नहीं रहा सवाए इसके कि बी रिटेलिएट करे और उस एग्रेशन को, उस अटैक को रोके। अगर वो ऐसा नहीं करेगी, बी अगर ऐसा नहीं करेगी, तो मैं एक लेमैन वर्ड यूज करने लगा हूं कि बी मर जाएगी, क्योंकि मैंने आगे कुछ आपको समझाना है, या बी खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया। सेकंड, फिर आईसीजे ने भी इस डेफिनेशन को इंप्रूव किया और सेम इसी डेफिनेशन पर रिलाई करते हुए एक केस में फैसला दिया, कर्फ्यू चैनल केस में। आईसीजे ने कहा कि ए का अटैक इस नोयत का हो, ऐसा एग्रेशन हो कि बी की इमीडिएट नेसेसिटी बन गई है कि वो रिटेलिएट करे। और अगर बी ने इमीडिएट नेसेसिटी बन गया कि वो रिटेलिएट करे, और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो खत्म हो जाएगी, वो मर जाएगी। सो अब हम एक लेमैन कॉन्सेप्ट अभी से डेवलप कर रहे हैं कि आर्म्ड अटैक है क्या, बाद में फाइनल कॉन्सेप्ट पे आएंगे। अभी सिर्फ लेमैन कॉन्सेप्ट कि आर्म्ड अटैक कहते हैं कि ऐसा अटैक ए का, या किसी भी स्टेट का, लेकिन अभी इधर ए बी की हम एग्जांपल दे रहे हैं ताकि आसानी हो जाए, ऐसा स्टेट ए, इस तरह का अटैक हो ए का कि बी की पास कोई और चॉइस ही ना रहे सिवाय इसके कि बी अपने सेल्फ डिफेंस में रिटेलिएट करे, और अगर बी ऐसा नहीं करेगी तो बी जो है वो खत्म हो जाएगी, मर जाएगी। सो ऐसे अटैक को आर्म्ड अटैक कहा जाता है। ठीक हो गया। सो अभी लेमैन कॉन्सेप्ट अभी आपके जहन में ऐसा होगा सिर्फ ये कि अगर उस अटैक के बदले में बी ने रिटेलिएट ना किया तो बी मर जाएगी, बी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे अटैक को हम आर्म्ड अटैक कहते हैं। बाद में हम डिटेल में जाएंगे कि आर्म्ड अटैक है क्या। प्लस आईसीजे ने एक बात कर दी कि बी का जो रिटेलिएशन होगा सेल्फ डिफेंस में, दैट मस्ट बी प्रोपोर्शनल। वो रिटेलिएशन जो है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। बाद में हम देखेंगे प्रोपोर्शनल होता क्या है। अब हमारे पास एक टेंटेटिव असेसमेंट डेवलप हो गई है आर्म्ड अटैक की, जो आपको मैंने लेमैन कॉन्सेप्ट दे दिया है। ठीक हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर को डिस्कस करते हैं। लिखिएगा जी, आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर। हाँ, ये अब्बास, इसी चीज को मैंने, क्योंकि ये डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे आपके माइंड में कि हु विल मेयर दिस वगैरह वगैरह, तो इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा कि आर्म्ड अटैक को हमने अभी पूरा पढ़ा नहीं है। आर्म्ड अटैक की ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा आफ्टर 6 to 7 कॉन्सेप्ट समझने के बाद मैं वापस आर्म्ड अटैक में आऊंगा। जब मैं वापस आर्म्ड अटैक में आऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज एन आर्म्ड अटैक। ठीक हो गया। सो अब्बास, आर्म्ड अटैक का आंसर मैं आपको थोड़ी देर बाद इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा जब वापस आर्म्ड अटैक पे आऊंगा। ओके फाइन, ओके ग्रेट। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, जरा लिखिएगा आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर क्या कहता है। आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर जरा लिखिएगा। द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, नो नो इट इज नॉट सब हेडिंग हारून, ये आर्टिकल 51 अब नई चीज में आपको पढ़ा रहा हूँ, नया नया कॉन्सेप्ट है।
ये सेल्फ डिफेंस से रेलेवेंट है। आर्टिकल 51 इज रेलेवेंट टू सेल्फ डिफेंस, बेशक ब्रैकेट में सामने लिख लें, लिखिएगा द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस अंडर आर्टिकल 51 is subject to following conditions, is subject to following conditions. Number one, there should be an armed attack. Second, it should be reported to Security Council. It should be reported to Security Council. Third, it is subject to the review of Security Council. It is subject to the review of Security Council. Fourth, the right exists. The right exists until the Security Council has taken any action. The right exists until the Security Council has taken any action. Fifth, the right shall not affect the responsibility of the Security Council. The right shall not affect the responsibility of the Security Council to maintain. The right shall not affect the responsibility of the Security Council to maintain international peace and security. To maintain international peace and security. अच्छा जी, अब हमने देख लिया आर्टिकल 51 को, थोड़ा सा लिख लिया, इसको थोड़ा सा समझते हैं और फिर मैं लीग ऑफ नेशंस में जाके वापस आर्टिकल 51 पर आऊंगा। तो आर्टिकल 51 और लीग ऑफ नेशन के कॉन्सेप्ट उन दोनों को पढ़कर फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगा कि आर्टिकल 51 या इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस क्या हैं आपके। ठीक हो गया? सो अब आ जाते हैं वापस चैट बॉक्स में जाए, मैंने ए और बी वाली एग्जांपल वापस पेस्ट की होता है, जरा काइंडली देखिएगा। द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस अंडर आर्टिकल 51 जो है, ये 5 नहीं है 51 है, ठीक है जी, इनसे क्लरिकल मिस्टेक हुई है टाइपिंग में। अच्छा, अब जरा देखिएगा, इज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन, जरा देखिएगा, देयर शुड बी एन आर्म्ड अटैक। जरा एक आप अगर चैट बॉक्स में देखें, बी अगर क्लेम कर रहा है जी कि ए ने आर्म्ड अटैक किया है, मतलब बी जो है, बी अगर क्लेम करता है कि जी मैंने सेल्फ डिफेंस में रिटेलिएट किया है, क्योंकि अभी हमने मिसाल दी थी और एग्जांपल दी थी, अगर ए आर्म्ड अटैक करती है तो बी सेल्फ डिफेंस कर सकता है। अब हम अगले स्टेप पे आ गए, सेल्फ डिफेंस। सो बी सेल्फ डिफेंस कर सकता है, लेकिन बी ने ये साबित करना जरूरी है कि ए का जो अटैक है वो आर्म्ड अटैक था। और एक चीज वाजह करता जाऊं कि ये ध्यान में रखें कि ए का अटैक आर्म्ड अटैक होना जरूरी है, ना कि कोई और अटैक। कोई और अटैक नहीं, सिर्फ आर्म्ड अटैक। अगर हमने ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में जाएं, जहां पे मैंने अभी डेफिनेशंस दी और आईसीजे की, तो वहां पे हमने ये किया था वहां पे हमने ये किया था। अच्छा, अभी कोशिश करें कि पेस्ट ना करें बच्चे, स्टार्ट से थोड़ी देर बाद लेक्चर के एंड में हम थोड़ा सा वेट करेंगे, अब्दुल आजिम शाह जो हैं तो उनके लिए दोबारा पेश कर दिया जाएगा। अच्छा, अब जरा देखिएगा, अब ए के पास जो है, ए ने, हमने ऊपर वाली एग्जांपल में पढ़ा था कि ए ने इस तरह का अटैक किया तो वो आर्म्ड अटैक होगा, और अगर ऐसा अटैक हुआ तो बी सेल्फ डिफेंस करेगा, ये हमने किया था। अब नेक्स्ट स्टेप हो गया आगे की बात, सेल्फ डिफेंस बी कैसे करेगा। अब बी ने ये अगर प्ली ली कि मैंने जो रिटेलिएट किया है, वापस रिटेलिएशन में अटैक किया, वो सेल्फ डिफेंस में किया, तो बी के लिए साबित करना जरूरी है, नंबर 1 कि देयर शुड बी एन आर्म्ड अटैक, कि उसके ऊपर आर्म्ड अटैक हुआ था। और हमने टेंटेटिव देख लिया कि व्हाट इज एन आर्म्ड अटैक, कि हर तरह का अटैक नहीं, सिर्फ वो अटैक कि अगर बी ने रिटेलिएट ना किया तो बी मर जाएगी या बी खत्म हो जाएगी। सो दैट अटैक इज ओनली टर्म्ड एज आर्म्ड अटैक। सेकंड, इट शुड बी रिपोर्टेड टू सिक्योरिटी काउंसिल, उसको रिपोर्ट किया जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल को। सेकंड स्टेप,
जैसे ही अटैक हुआ पहला काम क्या होगा, वो सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट करेगा। थर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, ये आर्टिकल 51 इतना इंपॉर्टेंट है, जब मैं लीग ऑफ नेशन डिस्कस करके वापस इधर आऊंगा तो आपको क्लियर आइडिया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल सॉरी थर्ड है, इट इज सब्जेक्ट टू द रिव्यू, कि ये सिक्योरिटी काउंसिल रिव्यू करके बताएगी, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, कि ये सिक्योरिटी काउंसिल रिव्यू करके बताएगी कि ये आर्म्ड अटैक है या नहीं। ये रिव्यू करने की पावर स्टेट के पास नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर स्टेट के पास होती तो हर स्टेट कह देती जी हमारे अकॉर्डिंग ये आर्म्ड अटैक, और आगे कार्रवाई शुरू हो जाती। लेकिन ये पावर यूएन चार्टर ने स्टेट से ले ली। लीग में हम देखेंगे कि स्टेट के पास थी ये सारी चीजें। चौथा, The right exists until the Security Council has taken any action। ये चौथा पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसने क्या किया, इसने कॉन्टिन्यूटी ऑफ वॉर को रोक दिया, ये ध्यान में रखिएगा। चौथे पॉइंट्स ने कॉन्टिन्यूटी ऑफ वॉर, जो होने वाली जंग होती है, उसको रोक दिया, और सेल्फ डिफेंस के राइट को लिमिटेड कर दिया। दो बातें ध्यान में होनी चाहिए। चौथे पॉइंट्स ने क्या किया, फोर्थ पॉइंट ने, कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ वॉर को रोक दिया, और सेल्फ डिफेंस का जो राइट है दूसरी स्टेट का, बी का, उसको उसने लिमिटेड कर दिया। हम देखेंगे लीग ऑफ नेशंस में लिमिटेड नहीं था, तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। अब देखेंगे जरा फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि द राइट एग्जिस्ट, ये इसके पास राइट है स्टेट्स के पास, लेकिन कब तक, जब तक सिक्योरिटी काउंसिल एक्शन ना करे। सिक्योरिटी काउंसिल कैसे एक्शन करती है वो हम डिटेल में थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ध्यान में रख लें कि जैसे ही बी पे आर्म्ड अटैक होगा, बी सिक्योरिटी काउंसिल को बताएगी। सिक्योरिटी काउंसिल अपना हंगामी इजलास बुलाएगा। इट विल टेक 3 और 4 आवर्स। वो लोग आएंगे और एक रेजोल्यूशन पास कर देंगे, और वो क्या होगी डिटेल में बाद में बताऊंगा। अभी के लिए कि वो सीज फायर का ऑर्डर कर देगी। सो मीनिंग देयर बाय, जैसे ही सिक्योरिटी काउंसिल सीज फायर का ऑर्डर करेगी, ए और बी अपनी जगह पे रुक जाएंगे। क्या हुआ, कॉन्टिन्यूटी ऑफ वॉर खत्म हो गई। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखें दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, आप लड़ने दो उनको, कुछ भी ना कहो तो दोनों में से एक भी मर जाएगा। और वही अगर आप आके दोनों के बीच में लड़ाई खत्म कर दो तो एटलीस्ट अमन कायम हो जाएगा। फर्दर जो है वो डिस्ट्रक्शंस नहीं होंगी। सो कॉन्टिन्यूटी ऑफ वॉर हो लिया फोर्थ चौथे पॉइंट ने। एंड सेकंड उसने क्या कर दिया, बी ने कहा जी मैं सेल्फ डिफेंस में रिटेलिएट कर रहा हूँ, तो वो सेल्फ डिफेंस का राइट भी खत्म हो जाएगा। तो जिस तारीख को, जिस डेट को, जैसे ही सीज फायर का ऑर्डर करेगा सिक्योरिटी काउंसिल, दोनों स्टेट्स अपनी जगह पे रुक जाएंगी। ए अपना अटैक रोक देगा, और बी जो है वो अपनी सेल्फ डिफेंस का राइट को जो है उसको खत्म कर देगा। और आखिरी पॉइंट है कि ये जो थोड़ा सा देर के लिए राइट इनको दिए गए, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि पीस कायम करना स्टेट्स का काम है। हम देखेंगे लीग में स्टेट्स का काम तो और क्या मसले होते थे। तो पीस कायम करना फिर भी सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल का काम है। अब मैं आर्टिकल 51 पे वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा एक हेडिंग दे दें, वो पहले समझ लेते हैं और फिर वापस आऊंगा। लिखिएगा सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड सेल्फ हेल्प। सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड सेल्फ हेल्प। देखिए जी, दीज कॉन्सेप्ट्स were under League of Nations. These concepts were under League of Nations. Second point लिखिएगा, states can attack even if other state is preparing military, even if other state is preparing military for an attack. Even if other state is preparing military for an attack. इसके आगे ब्रैकेट में लिख लें फ्यूचर थ्रेट्स। फ्यूचर थ्रेट्स। Third point, these concepts provide wider scope. These concepts provide wider scope for intervention. Provide wider scope for intervention. फिर ये पेश कर दें। चलिए जी, अब जरा समझते हैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को कि ये है क्या।
ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सेल्फ हेल्प और सेल्फ प्रिजर्वेशन बताए हैं, ये कॉन्सेप्ट लीग ऑफ नेशंस में थे। ये याद रखना जरूरी है, मैंने पहला पॉइंट भी लिखवा दिया। ठीक हो गया। थोड़ा सा लीग ऑफ नेशंस में देखते हैं होता क्या था। एक चीज बताता जाऊं कि लीग ऑफ नेशन का भी पर्पस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नोट करने के लिए, कि लीग ऑफ नेशन का पर्पस भी और यूएन चार्टर का पर्पस, यूनाइटेड नेशंस का पर्पस भी यही था कि टू प्रोटेक्ट फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम वॉर एंड टू डेवलप पीस इन द वर्ल्ड। दोनों ने जंगबंदी करनी थी, जंग से रोकना था, और क्या करना था, सेकंड, अमन कायम करना था। अब आप देखिए, आप तभी अमन कायम कर सकते हैं जब आप, जो आपके सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट जिसके ऊपर लॉ अप्लाई होता है, जैसे इंटरनेशनल लॉ में फॉर एग्जांपल स्टेट्स हैं, और डोमेस्टिक लॉ में हम इंडिविजुअल सिटीजन जो हैं, नेशनल जो स्टेट के, तो सब्जेक्ट से पावर ले ली जाए। अगर आप सब्जेक्ट से पावर नहीं लेते हैं तो कभी भी अमन कायम नहीं होगा और हमेशा एनार्की रहेगी। मैं एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान गवर्नमेंट आज एक लॉ पास कर दे, लेट्स से, कि जी जब भी किसी शख्स का कोई बंदा मर्डर कर दिया जाए तो वो स्टेट के पास ना आए, स्टेट मीन अदालत के पास ना आए, बल्कि जाके खुद उसका मर्डर कर दे, ये लॉ पास हो जाए। ठीक हो गया। तो सब्जेक्ट मीन जिनके ऊपर लॉ अप्लाई होता है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेशनल लॉ में स्टेट्स आर द सब्जेक्ट्स और बाकी दो और भी हैं, और डोमेस्टिक लॉ में वी आर द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट, मतलब हम लोग, ठीक है जी, हमारे ऊपर लॉ अप्लाई होता है। सो स्टेट आज ये लॉ पास कर दे, बना दे, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ले कि जब भी कोई किसी को, या क्रिमिनल लॉ में, कि जब भी कोई किसी को मर्डर करेगा तो वो स्टेट के पास ना आए, वो अदालत के पास ना आए, बल्कि वो खुद जाके मर्डर कर दे। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? ना अमन कायम होगा और ना ही लोगों को इंसाफ मिल सकेगा। सो स्टेट ने क्या किया कि स्टेट ने लोगों से पावर ले ली। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, अभी थोड़ी देर में इस पर डिस्कशन करूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि स्टेट ने लोगों से पावर ले ली कि आप नहीं करेंगे बल्कि हम करेंगे, आप हमारे पास आएंगे। सेम केस इज फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज लीग ऑफ नेशंस एंड यूनाइटेड नेशंस। अब हम देखेंगे कि लीग ऑफ नेशंस ने कितनी ज्यादा पावर दी हुई थी स्टेट्स को, और यूएन चार्टर ने कितनी ज्यादा पावर स्टेट से वापस ले ली, इसलिए ताकि अमन कायम हो। सेकंड, जंग करना है तो जंग के रूल्स, मतलब जो यूज ऑफ फोर्स हैं, एग्रेशन के जो रूल्स हैं, उनको लिमिटेड करना है। हम देखेंगे कि लीग ऑफ नेशंस में वो लिमिटेड नहीं थे, जबकि यूएन चार्टर ने उनको भी लिमिटेड कर दिया। तो ये दोनों चीजें अब हम कंपैरिजन में देखने लगे हैं। लीग ऑफ नेशंस में होता क्या था, ये जरा थोड़ा सा सुन लें। इसको सुनेंगे तो सेल्फ डिफेंस क्लियर हो जाएगा। लेट्स से दो स्टेट्स हैं, ए और बी। लीग ऑफ नेशंस की बात कर रहा हूं, उसमें क्या होता था, दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट आ गया, लेट्स से बी की गलती है। अब ए क्या करेगा, दोनों स्टेट्स ए और बी अपना केस भेज देंगी लीग ऑफ नेशंस को, और लीग ऑफ नेशन विद इन 3 मंथ्स उस केस को डिसाइड, उनका मामले को रिजॉल्व करेगी। अगर लीग ऑफ नेशंस दोनों स्टेट के इस मामले को ना रिजॉल्व कर सके, तो जो स्टेट अफेक्ट हो रही थी वो दूसरी स्टेट पर अटैक करके अपना हर्जाना भर सकती थी। दैट वाज लीगल। तो अब मुझे जरा बताएं, ये वॉर को प्रमोट कर रहा है या रिस्ट्रिक्ट कर रहा है? रूल नंबर 1। सेकंड, कि जो उसमें फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया कि 3 माह का टाइम दिया, अगर 3 माह में उसने उसको रिजॉल्व ना किया तो वो स्टेट खुद अटैक कर सकती थी, मतलब कि वॉर को प्रमोट किया हुआ था। ठीक हो गया, नंबर 1। सेकंड आ जाते हैं, अगर दोनों स्टेट्स ने 3 माह का टाइम लीग ऑफ नेशंस को ना दिया और डायरेक्ट एक दूसरे पे अटैक कर लिया हरजाना भरने के लिए, मतलब जिसकी गलती थी तो दूसरे जो जिसको नुकसान हुआ उसने अटैक करके हरजाना भरा, तो तमाम लीग ऑफ स्टेट्स, लीग ऑफ नेशंस के मेंबर्स जो थे, स्टेट्स की बात कर रहा हूं, वो स्टेट्स मिलकर उस पर अटैक करेंगी। अगेन वॉर प्रमोट हो रही है, इस पॉइंट से आप देख रहे हैं। तीसरी चीज, पहली वाली कंडीशन, 3 माह का टाइम दिया, लीग ने नहीं रिजॉल्व किया, लीग ने अलाउ कर दिया भाई आप अटैक कर लें। अब जब वो स्टेट ने अटैक किया तो लीग ऑफ नेशंस में ये होता था कि अमन कायम करना स्टेट का काम था। हमने देखा है आर्टिकल 51 में यूएन का काम है, लेकिन इधर लीग ऑफ नेशंस में स्टेट का काम था। अब मुझे बताएं, जब दो स्टेट्स आपस में जंग कर रही हैं, दोनों, मतलब टू स्टेट्स ए एंड बी आर एट वॉर, तो कब अमन कायम होगा? डेफिनेटली अमन तभी कायम होगा जब एक स्टेट जीत जाएगी और दूसरी हार जाएगी, मीनिंग देयर बाय कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ वॉर अलाउ थी लीग ऑफ नेशंस में। 3 बातें आपको क्लियर होगी। चौथी बात पे आते हैं। लीग ऑफ नेशंस में अगर किसी स्टेट को यह खतरा था कि दूसरी स्टेट उस पर अटैक करने वाली है, फ्यूचर थ्रेट्स का खतरा था, तो लीग ऑफ नेशंस में अलाउ था कि आप उस पर पहले ही अटैक करके अपने इस खतरे को खत्म कर दो। दैट इज, अटैक इज द बेस्ट सेल्फ डिफेंस। सो फ्यूचर थ्रेट की बेस पे, मैं रिपीट कर रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इन लीग ऑफ नेशंस में फ्यूचर थ्रेट्स की बेस पर आपको इंटरवेंशन की इजाजत थी।
कि अगर आपको किसी से थ्रेट है, आप पहले उस पर अटैक करके अपने थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर दो, खत्म कर दो। सो हमने ये सारे पॉइंट्स देख लिए, जिससे एक बात वादिया होगी कि ये सारे पॉइंट्स दे प्रोवाइड वाइडर स्कोप फॉर इंटरवेंशन, दे अलाउ द कंटिन्यूटी ऑफ वॉर। सो यू एग्री विद मी कि लीग ऑफ नेशंस में कंटिन्यूटी ऑफ वॉर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इट वाज प्रोवाइडिंग वाइडर स्कोप फॉर इंटरवेंशन। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? यस, ओके। अब आते हैं जरा वापस आर्टिकल 51 में। मैंने आपको पूरा समझा दिया कि लीग ऑफ नेशंस में क्या था। अच्छा, सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड सेल्फ हेल्प में सिर्फ ये फर्क है कि सेल्फ प्रिजर्वेशन में ये अगर स्टेट अटैक करेगी तो अपने अलाइज के साथ भी मिलकर अटैक कर सकती है, एंड सेल्फ हेल्प अपनी मदद आपके तहत कि स्टेट अकेले भी अटैक कर सकती है। सो आपने देख लिया कि कितनी ज्यादा परमिशन थी लीग ऑफ नेशंस में। अब जरा वापस आ जाते हैं आर्टिकल 51 पे कि आर्टिकल 51 क्या कह रहा है। काइंडली फिजा ने पेश किया हुआ है या आप लोगों ने जहां पे लिखा हुआ उस पर आर्टिकल 51 पे जल्दी से आ जाते हैं कि वो क्या कह रहा है, जरा देखिएगा। अब हम आर्टिकल 51 को पढ़ रहे हैं एज कंपेयर टू कॉन्सेप्ट ऑफ लीग ऑफ नेशन, जो हमने अभी पढ़ा कंपैरिजन में। जरा देखिएगा, लीग ऑफ नेशंस में आपको अटैक अलाउ था, लेकिन यूएन चार्टर में आर्टिकल 51 ने आपके सारी कंडीशन खत्म कर दी, दैट देयर इज ओनली वन कंडीशन जहां पे आप रिटेलिएट कर सकते हैं, एंड दिस इज आर्म्ड अटैक। और फिर मजीद आर्म्ड अटैक को भी लिमिटेड कर दिया कि हर तरह का अटैक पे आप सेल्फ डिफेंस में रिटेलिएट नहीं करेंगे, बल्कि देयर इज ओनली वन कंडीशन एंड दैट इज आर्म्ड अटैक। और आर्म्ड अटैक हमने देख लिया कितना लिमिटेड कर दिया कि हर तरह का अटैक नहीं, सिर्फ एक तरह का अटैक कि अगर आपने उस अटैक में रिटेलिएट ना किया तो आप खत्म हो जाओगे। सेकंड, सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट करोगे, उधर भी रिपोर्ट होता था, लीग में भी। थर्ड, रिव्यू करना सिक्योरिटी काउंसिल का काम है, आपका काम नहीं है। स्टेट से देखें, पावर्स ले ली। चौथा पॉइंट आप देखिएगा और पांचवा पॉइंट देखिएगा कि चौथे और पांचवें पॉइंट कितने इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट कह रहा है कि राइट सिर्फ उस वक्त तक है दोनों स्टेट्स के पास, जब तक दोनों तो नहीं, खैर बी के पास, जब तक सिक्योरिटी काउंसिल इंटरवीन नहीं करती। मतलब कि आप जैसी सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट करते हो, सिक्योरिटी काउंसिल 1-2 घंटे के अंदर, 3 घंटे चले मैक्सिमम लगा देती है, 4 घंटे लगा के अपना सेशन कॉल करके एक रेजोल्यूशन पास कर देती है और सीज फायर ऑर्डर कर देती है। अब जैसे ही सिक्योरिटी काउंसिल ने सीज फायर का ऑर्डर किया, मीनिंग देर बाय कि सिक्योरिटी काउंसिल ने इंटरवीन कर लिया। सो आपके पास कब तक राइट है, जरा देखिए, दोनों स्टेट के पास, जब तक सीज फायर का ऑर्डर नहीं हुआ। अब लीग में क्या था, लीग में जंग कंटिन्यू थी, और जब दोनों में से कोई एक जीता हारता था तो वो अमन कायम करता था। मीनिंग देर बाय कि लीग में कॉन्टिन्यूटी ऑफ वॉर अलाउड था, जबकि यूएन चार्टर में कॉन्टिन्यूटी ऑफ वॉर को भी रोक दिया, और जो दूसरी स्टेट को राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस दिया हुआ है कुछ घंटे के लिए, वो भी खत्म कर दिया। मतलब कि ये आप अपने पास पॉइंट नोट कर लें कि हम ये कहना गलत नहीं है कि जो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है इंटरनेशनल लॉ में, दैट इज लिमिटेड। और कब तक है, सिक्योरिटी काउंसिल की इंटरवेंशन तक। जैसे सीज फायर ऑर्डर हुआ, आपका राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस भी खत्म हो जाता है। ये पॉइंट अपने पास नोट कर लें कि इट इज अ लिमिटेड कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट एन अनलिमिटेड कॉन्सेप्ट इन इंटरनेशनल लॉ। उसके बाद आ जाते हैं राइट, वही जो पीस कायम करना है, पांचवा पॉइंट, वो लीग में किसका काम था, स्टेट्स का। और वो कब होता था, जंग के आखिर में। जबकि यूएन चार्टर में उसने कह दिया अमन कायम करना सिक्योरिटी काउंसिल का काम है, सिक्योरिटी काउंसिल सीज फायर करेगी और सिक्योरिटी काउंसिल उसी वक्त अमन कायम कर देगी। अब सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो अमन कैसे कायम करती है वो मैं बताऊंगा, उससे रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है, बल्कि वो भी पूछ बता दूं इकट्ठे ही, 2 मिनट का है, फिर उसके बाद मैं एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन इकट्ठे ले लेता हूँ, ठीक हो गया। सिक्योरिटी काउंसिल कैसे काम करती है, जरा वो लिख लें। अच्छा, लिमिटेड कॉन्सेप्ट, मैं दोनों के क्वेश्चन के आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। पहले आते हैं जी अब्बास का क्वेश्चन, सर 4 आवर्स में तो डैमेज इज इन्फ्लिक्टेड। देखिए अब्बास, ऐसा है कि एक प्रोसेस तो है, इट विल टेक टाइम। आप सिक्योरिटी काउंसिल को करोगे, जरूरी नहीं है 4 घंटे लगे, 1 घंटा भी लग सकता है, लेकिन मैंने एक टेंटेटिवली बता दिया कि लेट्स से 4 घंटे भी कर लो। लेकिन जो अनलाइक लीग ऑफ नेशंस जहां पे वॉर कंटिन्यू ही रहती थी, फिर एक स्टेट आपस में इतना लड़ती थी, फिर वो दूसरी से मदद मांगती थी, फिर उसके अलाय आ जाते थे, फिर वो दूसरी के अलाय आ जाते थे, और कंटिन्यूटी ऑफ वॉर चलते 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 वर्ल्ड वॉर की तरफ लीड कर गया था। लेकिन यूएन चार्टर ने उस कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया। तो सिक्योरिटी काउंसिल जैसे ही सीज फायर का ऑर्डर करती है, आप दोनों स्टेट्स हाल्ट हो जाते हो, आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, ठीक हो गया। सो 4 आवर्स मैंने सिर्फ ऐसे समझाने के लिए बोला है, इट विल टेक 1 आवर्स भी हो सकता है जैसे ही हमी इजलास है और वो उसी वक्त कर दे। नंबर 1 फिजा का क्वेश्चन है लिमिटेड कॉन्सेप्ट। लिमिटेड क्वेश्चन यही है कि देखिए जरा पॉइंट 4 आर्टिकल 51 फिजा कह रहा है, पॉइंट 4 कि दी राइट एग्जिस्ट, मतलब राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एग्जिस्ट करता है अंटिल द सिक्योरिटी काउंसिल हैज टेकन एनी एक्शन। ये नहीं है कि आप 15 साल अमेरिका की तरह जंग लगाई रखोगे, जैसे ही सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पर पास कर दी, आपका राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस खत्म हो जाता है। फिजा गॉट इट, अब्बास गॉट इट। अब्बास, टिल द रिव्यू ऑफ आर्म कन्फ्लिक्ट, ये लीगल नहीं है लेकिन ये मजबूरी है। जरा देखिएगा,
मजबूरी कैसे देखें, लेट्स से एक स्टेट ए है, उसने बी पर अटैक कर दिया। अब स्टेट ए ने बी पर अटैक, बल्कि पहले सिंपल मिसाल देते हैं। लेट्स से एक बंदे के घर में चोर घुसा है और उसने बंदे को मारना शुरू कर दिया। वो पुलिस को फोन करेगा, तो ये मजबूरी है कि पुलिस के आने में टाइम लगेगा। इन दी मीनवाइल डेफिनेटली दोनों एक दूसरे को मारेंगे और कुछ ना कुछ अपना बचाव करेंगे। बात समझ आ रही है? या लेट्स से एक जगह बाजार में लड़ाई हो जाती है, तो उन दोनों के बीच में लड़ाई कंटिन्यू रहेगी जब तक तीसरा बंदा आके उनको रोकेगा नहीं। पहला रूल। या लेट्स से, या बात मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं, या लेट्स से ये कुछ सिचुएशन हो जाए कि रूल ये पास होया कि जब दो लोग लड़ रहे होंगे तो कोई उनके रोकेगा नहीं, तो वो दोनों एक दूसरे को मार 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 के एक दूसरे को मर्डर कर देंगे। तो लीग ऑफ नेशन में ये सिचुएशन थी कि दो लोग जब लड़ रहे होंगे तो उनको कोई नहीं रोक रहा, वो अपना खुद मामला सॉल्व करेंगे। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे? लड़ के। लेकिन लीग ऑफ नेशन ने कह दिया नहीं, थर्ड पार्टी बीच में आएगी और वो उस लड़ाई को रोकेगी। सो एक स्टेट ए जब बी पर अटैक करती है, तो बी पर अटैक करेगी, तो बी को वो थोड़ी देर के लिए इसलिए अलाउ किया हुआ है, सेल्फ डिफेंस, कि अगर वो चुप हो जाए कि नहीं जी हम चुप होकर बैठे हो, आप हमें मारते रहो, तो बी तो तबाह हो जाएगी। सो बी अपना डिफेंस करेगी, अपना दिफा करेगी, जब तक सिक्योरिटी काउंसिल इंटरवीन नहीं करेगा। जैसे ही सिक्योरिटी काउंसिल इंटरवीन किया, दोनों रुक जाएंगे। सो ये समझाना चाह रहा हूं कि हम इस 2-3 घंटे की वॉर को तो नहीं रोक सकते। ठीक हो गया? अगर किसी ने अटैक कर दिया तो डेफिनेटली वो दूसरा उसको सेल्फ डिफेंस का राइट इसलिए दिया गया कि आप अपना दिफा करो। लेकिन जैसे ही सिक्योरिटी काउंसिल आ गया तो फिर वॉर रुक जाएगी। नाउ एम आई क्लियर? आवाज एम आई क्लियर? कि इस लीग में और इसमें फर्क ये है कि वहां पे कंटिन्यूटी थी, यहाँ पे रुक गया। ओके, फिजा का भी आंसर हो गया। लिमिटेड कौन सा है? लिमिटेड जो है वो डेफिनेटली यूएन चार्टर है। 3 मंथ्स का टाइम कम तो नहीं है, आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। एनीवे अब आगे चलते हैं जरा। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ कि सिक्योरिटी काउंसिल कैसे काम करता है, जरा उसको समझ लेते हैं। अभी ये जो मैं आपको सारा पढ़ा रहा हूं, मैं इसको पूरा रिपीट करूंगा, क्योंकि फिर मैंने आपको समझाने के बाद एक रीजनिंग के तहत आपको लिखवाना है। जरा लिखिए जी, सिक्योरिटी काउंसिल कैसे काम करती है। सिक्योरिटी काउंसिल लिखिए जरा, चैप्टर 7 में हेडिंग देंगे चैप्टर 7, नीचे जी लिखेंगे आर्टिकल 33 और उसके सामने लिख देंगे रिकमेंडेशंस। फिर सॉरी, नॉट आर्टिकल 33, सॉरी रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। आर्टिकल 39, उसके सामने लिख देंगे रिकमेंडेशंस। फिर आर्टिकल 39 के बाद आर्टिकल 41, उसके सामने लिख देंगे सैंक्शंस। फिर आर्टिकल 42, उसके सामने लिख देंगे ब्लॉकेड, ब्लॉकेड BLOCKADE ब्लॉकेड। और फिर आर्टिकल 43 और उसके सामने लिख देंगे आर्म्ड अटैक। ये जरा फिजा लिख के पेश कर दीजिएगा। चैप्टर 7 के आर्टिकल 39 के तहत, 41 के तहत, 42 और 43 के तहत क्या होता है, ये फिजा लिख के पेश करते हैं, मैं समझाता हूँ। अच्छा, जैसे ही सिक्योरिटी काउंसिल सीज फायर का ऑर्डर करेगा, ये जरा बात सुननी बड़ी जरूरी है। और ये 4 आर्टिकल्स, एक आर्टिकल 24 जो मैंने स्टार्ट में बताया, और एक ये 4 आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी आप करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं, कहीं पे इंटरव्यू में डिस्कशन कर रहे हैं, तो जहां पे जिक्र आएगा जी इस इंटरनेशनल इशू को कैसे रिजॉल्व किया जाए। अच्छा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आर्टिकल 39 के तहत रिकमेंडेशंस है, आर्टिकल 41 के तहत सैंक्शंस लगते हैं, 42 के तहत ब्लॉकेड लगता है, एंड 43 के तहत आर्म्ड अटैक। ठीक है, 39, 41, 42 एंड 43। ओके, अब जरा देखिएगा। अब ऐसा होता है, जरा समझिएगा प्लीज। जैसे ही सीज फायर का ऑर्डर होगा, सबसे पहले सीज फायर के बाद सिक्योरिटी काउंसिल की टीम आएगी, वो मामलात का जायजा लेगी, और जायजा लेने के बाद आर्टिकल 39 के तहत रिकमेंडेशन देगी। फॉर एग्जांपल कि किसकी गलती है, ए की गलती है, स्टेट ए की गलती है या स्टेट बी की, वो सारा जायजा लेगी और रिकमेंडेशन, लेट्स से स्टेट ए की गलती है, तो आर्टिकल 39 के तहत वो रिकमेंडेशन दे देगी ए को कि आप ये काम करो, मतलब इतना हर्जाना पे करो, इतना फाइन पे करो, ये करो, वो जो भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन होंगी। ठीक है, फिर आर्टिकल 41 के तहत क्या होगा, अगर स्टेट ए ने, जिसकी गलती है, ये जरा सुनने की बात है बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर स्टेट ए ने सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस ना मानी, तो क्या होगा, सिक्योरिटी काउंसिल स्टेट ए के ऊपर, जिसने गलती की है और फिर रिकमेंडेशन नहीं मानी, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा देगी। अब ये सैंक्शंस क्यों लगाए गए हैं? ताकि वो इकोनॉमिकली वीक हो जाए, और आजकल कोई स्टेट अगर इकोनॉमिकली वीक हो जाए तो आप लोगों को पता है कि वो किसी काम की नहीं रहती। सो उसके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे, इकोनॉमिक सैंक्शन, ट्रेड सैंक्शन वगैरह वगैरह, डिफरेंट टाइप्स हैं, कि वो वीक हो जाए और वो सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन मान ले। अगर फिर भी उस स्टेट ने सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन ना मानी सैंक्शंस के बावजूद, तो सिक्योरिटी काउंसिल ब्लॉकेड लगा देगा। ब्लॉकेड क्या होता है? ब्लॉक कर देना समुद्री एरिया को,
हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे सी रिलेटेड इश्यूज। मेरी ख्वाहिश थी कि हम उसको ईद से पहले ही पढ़ लेते, बट क्योंकि आज सिंगल क्लास है तो हम नहीं पढ़ सके। एनीवे, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि स्टेट समुद्र से अपने वसाइल इस्तेमाल करती है, तो वो ब्लॉकेट लगा देगी कि समुद्र से ना तो कोई शिप और ना ही कोई एरोप्लेन जहाज एयर रूट एंड सी रूट दोनों ब्लॉक कर देगी कि वो ना कर सके, ताकि स्टेट इकोनॉमिकली और ज्यादा वीक हो जाए और आपकी बातें माने। और अगर फिर भी स्टेट ने ना माना तो सिक्योरिटी काउंसिल आर्टिकल 43 के तहत उस स्टेट के ऊपर आर्म्ड अटैक कर देगी। और रिपीट करना चाहूंगा कि स्टेट्स आर्म्ड अटैक नहीं करेंगी जैसा कि लीग ऑफ नेशंस में होता था, बल्कि सिक्योरिटी काउंसिल आर्म्ड अटैक करेगी। दो और आर्टिकल्स लिख लें और फिर मैं आपके मजीद क्वेश्चन सुनकर वापस जाऊंगा। जरा दो आर्टिकल्स लिख लीजिएगा। पहला लिखिए जी, आर्टिकल 24 ऑफ यूएन चार्टर। अब आर्टिकल 24 नहीं है, आर्टिकल 24 है। देखिए, अंडर आर्टिकल 24, अंडर आर्टिकल 24 मेंबर्स 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 मीन कि यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स, ठीक हो गया, कन्फर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सिक्योरिटी काउंसिल to maintain international peace, to maintain international peace and security, to maintain international peace and security, and that Security Council will act, and that Security Council will act on behalf of all members, and that Security Council will act on behalf of all members. नेक्स्ट लिखिएगा आर्टिकल 53 ऑफ यूएन चार्टर। ये सारे ऑप्शनल आर्टिकल्स हैं, अगर आप लोग याद रखें तो वेल एंड गुड। ऑप्शनल है सिर्फ, ठीक है। आर्टिकल 53 ऑफ यूएन चार्टर, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53, सिक्योरिटी काउंसिल can send regional organizations for enforcement under its authority, for enforcements under its authority. अच्छा जी, आर्टिकल 24 और 53 आपके जहन में सिर्फ होने चाहिए, कोई इतना खास नहीं है, बल्कि एक चीज सिर्फ जहन में हो कि जब भी एग्रेशन होगा तो आर्टिकल 24 में तमाम स्टेट्स ने इस बात की कॉन्सेंट दी हुई है कि हमारे बिहाफ पे हमेशा सिक्योरिटी काउंसिल जाएगा। जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा कि स्टेट ने अपने पास पावर नहीं है, सिर्फ यूएन चार्टर ने अपने पास, कि जब भी एग्रेशन होगा तो स्टेट्स नहीं जाएंगी, सिक्योरिटी काउंसिल जाया करेगी। और आर्टिकल 53 में ये लिखा हुआ है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल खुद ना गई और किसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को भेजना चाहे, लाइक नेटो को या किसी को कि आप जाएं, या आईएसएफ को, तो वो तब जा सकती है। मीनिंग देर पे कि आर्टिकल 53 ये इसलिए लिख पाया कि आपके जहन में ये होना जरूरी है कि कोई भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, नेटो या आईएसएफ वगैरह, कोई भी खुद नहीं जा सकती है। आईएसएफ तो खैर रिप्रेजेंटेटिव है, नेटो वगैरह खुद नहीं जा सकती है जब तक सिक्योरिटी काउंसिल उनको परमिशन ना दे। तो सिक्योरिटी काउंसिल की परमिशन जरूरी है, तब वो जाएंगे। एम आई क्लियर जी? अब एक केस लॉ लिखे, ये मैं पेश किया है, निकारागुआ वर्सेस यूएसए। थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं और फिर हम वापस आर्म्ड अटैक पे मूव करते हैं। निकारागुआ वर्सेस यूएसए, निकारागुआ वर्सेस यूएसए। और एक और है इसके साथ। हाँ जी अब्बास अमजद, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आता होता है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ कि मुझे पहले से क्वेश्चन का पता होता है, इसलिए मैं हमेशा चीज़ों को क्लियर कर देता होता हूँ। आर्टिकल 53 मैंने लिखवाया ही इसीलिए है
लेकिन कोई कोई स्टूडेंट क्वेश्चन कर ले, जैसा कि अभी आपने कर लिया, तो मैं आंसर कर देता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करता होता। हुआ ये था जब सिक्योरिटी काउंसिल बन रही थी, क्योंकि फिर मुझे हिस्ट्री में जाना पड़ता है और वो टाइम वेस्ट करता है, बट अभी आपने क्वेश्चन किया तो बता देता हूँ। जब सिक्योरिटी काउंसिल बन रही थी तो एक ये तजवीज़ पेश की गई थी कि तमाम ममालिक अपनी फोर्सेज में से कुछ फोर्सेज प्रोवाइड करेंगी सिक्योरिटी काउंसिल को, और वो सिक्योरिटी काउंसिल उनको रिप्रेजेंट करेगी, और जब भी सिक्योरिटी काउंसिल ने कहीं जाना होगा तो वो फोर्सेज उधर जाएंगी। लेकिन 1945 से लेकर अभी तक कुछ ऐसा खास हो ना सका उसके ऊपर काम। तो लिहाजा इसलिए उस टाइम पर अभी तो खैर आईएसएफ वगैरह बना दी गई, लेकिन उस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल की फोर्सेज नहीं थी। तो एक ये आर्टिकल 53 इंक्लूड कर दिया गया कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ गई, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल की फोर्सेज तो नहीं है, तो फिर सिक्योरिटी काउंसिल किसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देगी, ऑर्डर करेगी, तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी काउंसिल के बिहाफ पे जाना पड़ेगा। गॉट इट? अब्बास, अब्बास क्लियर? ओके ग्रेट। अब आ जाते हैं जी निकारागुआ वर्सेस यूएसए केस लॉ है। हुआ क्या था निकारागुआ में, इसको सिर्फ फैक्ट्स को समझ लें, कहानी समझ लें, फिर आगे मैं लिखवाऊंगा हुआ, बल्कि लिख लें पहले ताकि आप लोगों को सुकून मिले, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। लिखिए जरा, देखिए आईसीजे हेल्ड दैट, हेल्ड HELD, आईसीजे हेल्ड दैट ICJ held that sending by or on behalf of, sending by or on behalf of terrorist or banned groups, terrorist, terrorist or banned groups could not be a justification, could not be a justification for intervention, could not be a justification for intervention। चलें जी, कॉन्गो वर्सेस युगांडा को समझें तो आपकी सारी चीजें सेंडिंग बाय, मैं रिपीट करता हूँ, आईसीजे हेल्ड दैट सेंडिंग बाय और ऑन बिहाफ ऑफ टेररिस्ट और बैंड, BAND, ये टेररिस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, टेररिस्ट और बैंड ग्रुप्स could not be a justification, could not be a justification for intervention, could not be a justification for intervention। अच्छा जी, अब जरा देखते हैं। हाँ जी हारून, ये मैं बता रहा हूँ, ये इस पे आज मैं इसलिए लिखवाया भी है ताकि आप लोगों का ये मसले का हल निकालूं। जरा सुनिएगा जरा। अक्सर इंटरनेशनल लॉ में कहा जाता है जी कि केस रेडी है और बड़े मसले होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक हो गया? ये आपने केस पढ़ा, इसका आपने सिंपल डिसीजन लिख देना है 2 लाइन में, ये मैंने बताया। हाँ, एक केसेस होते हैं जो 10 मार्क्स से आपने डिटेल में अक्सर आते होते हैं। हाँ, मैं बस इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, थोड़ा वेट कर लें, मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ इन चीज़ों को, सिर्फ अभी तो मैंने आपको लिखवाया है। अच्छा, अब तो ये आपने सिंपल इस तरह की चीजें होती हैं। केस एक 10 मार्क्स का, हारून का पहले क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ कि 10 मार्क्स का केस आ जाता होता है, उसमें सिंपल आपने फैक्ट्स लिखने होते हैं, पार्टीज के आर्गूमेंट्स लिखने होते हैं, और एंड में फैसला लिखना होता है। ठीक है? वो आपको बता दूंगा, गिने चुने 6-7 केसेस हैं, आपने एक बार पढ़ने अगली बार क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ मुझे एक आध लेक्चर हारून आगे जाने दे दें, उसमें वो मैं एक आपको पढ़ा भी दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने करना क्या होता है। हारून गॉट इट? ओके। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ जी अब्बास, आपको समझाने लगा हूँ और सारे स्टूडेंट्स को बाकी कि इसमें है क्या। निकारागा वर्सेस यूएसए में हुआ क्या था। निकारागा एक स्टेट का नाम है जो कि कैरिबियन स्टेट्स के पास है, इन द साउथ ऑफ मैक्सिको, इन द नॉर्थ ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है कैरिबियन स्टेट्स। इसका कैपिटल है मैनागुआ। ठीक हो गया? निकारागुआ से कुछ टेररिस्ट जाते थे और यूएसए, और ये मैंने केस क्यों लिखवाया, एग्जैक्ट अफगानिस्तान के ऊपर अप्लाई होता है, एग्जैक्ट इसलिए मैंने आपको लिखवाया। निकारागुआ से कुछ टेररिस्ट जाते थे और जाके यूएसए में टेररिस्ट एक्टिविटीज करते थे। तो यूएसए की गवर्नमेंट ने कहा कि क्योंकि इन टेररिस्ट को निकारागुआ की गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है, लिहाजा हम निकारागुआ के ऊपर अटैक करने वाले हैं, एग्रेशन करने वाले हैं, यूज ऑफ फोर्स करने वाले हैं। दोनों स्टेट्स आईसीजे में इस ग्राउंड पे चलेगी कि आया इस ग्राउंड पर इंटरवेंशन हो सकती है, अटैक हो सकता है। तो आईसीजे ने अपना फैसला क्या दिया, वो मैंने आपको क्रक्स उसके सामने लिखवाया। आईसीजे ने कहा, बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत बड़ा फैसला था ये इंटरनेशनल लॉ में। आईसीजे ने कहा, स्टैंडिंग बाय और ऑन बिहाफ ऑफ टेररिस्ट और बैंड ग्रुप्स कुड नॉट बी अ जस्टिफिकेशन फॉर इंटरवेंशन। कि अमेरिका ये जो कह रहा है
कि निकारागा से टेररिस्ट आ रहे हैं और उनको निकारागा की गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है, तो आईसीजे ने कहा कि टेररिस्ट खुद आ रहे हो किसी स्टेट से, या इवन उनको गवर्नमेंट भी स्पॉन्सर कर रही है उस स्टेट की, दोनों केसेस में इज नॉट अ गुड जस्टिफिकेशन फॉर इंटरवेंशन। इस ग्राउंड पे दूसरी स्टेट इंटरवीन नहीं कर सकती। लिहाजा आईसीजे ने इस फैसले के तहत यूएसए को मना किया था। जिस अफगानिस्तान में भी यूएसए ने क्या प्ली ली कि अलकायदा को जो है तालिबान सपोर्ट कर रहे हैं। सेम सेम एक जैसा केस है। अच्छा, दूसरा केस मैंने आपको लिखवाया कॉन्गो वर्सेस युगांडा। दोनों में यही सेम सिचुएशन है। अब्बास, यू गॉट इट? आपको अब समझ आ गया कि निकारागा वर्सेस यूएसए में क्या हुआ? यस, केस वेंट अगेंस्ट यूएसए, एग्जैक्टली। अच्छा, इनमें से 15 जजेस में से 3 जजेस ने यूएसए के फेवर में डिसाइड किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं रिकॉल करूं, और 12 जजेस जो थे वो यूएसए के अगेंस्ट थे। एनीवे, अच्छा अब एक चीज जरा देखिएगा, मैंने आपको एक और केस भी लिखवाया